नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस स्टार्ट एडू केयर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और आज हम फिर बात करते हैं पॉलिटी का जो मेरा नेक्स्ट सेशन आया है। और ये है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। इन चारों में से कौन सा असत्य है। चलिए बात करते हैं हम पहले के कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। चलिए तो यही गलत है, इसका जो सही आंसर है यही गलत है। क्या है कि जो मैसूर राज्य का जो नया नाम रखा गया वो अधिनियम 1973 के तहत, ठीक है ना, अधिनियम 1973 के तहत जो है इसका नाम तमिलनाडु नहीं, इसका नाम कर्नाटक रखा गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखा गया? कर्नाटक रखा गया, ठीक है ना। तो कौन से अधिनियम 1973 के द्वारा इसका नाम तमिलनाडु नहीं कर्नाटक नाम रखा गया, मैसूर का नया नाम, ठीक है ना। दूसरे की बात करते हैं कि गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया। बिल्कुल सही बात है, गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया। तो ये जो अलग किया गया ये अलग किया गया अधिनियम 1987 के तहत। हम लिख देते हैं अधिनियम 1987 के तहत, ठीक है ना। चलिए दूसरे की बात करते हैं। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो विभाजित किया गया था ये अधिनियम 1960 के तहत। कौन सा अधिनियम? 1960 के तहत इसको मुंबई को क्या किया था, गुजरात और महाराष्ट्र से अलग किया गया था। तीसरे की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। बिल्कुल सही बात है। तो ये था 1970 के द्वारा, जो है अधिनियम 1970 के द्वारा ये था। तो चलिए दोनों चीज़ हो गया कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं, क्या था? कर्नाटक था, ठीक है। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, ठीक है, अधिनियम 1987 के तहत। मुंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया 1960 के तहत। हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ठीक है, अधिनियम 1970 के तहत। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ठीक है, कि उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित हैं? उल्फा जो उग्रवादी हैं, ठीक है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम से। तो उल्फा जो है तो है ULFA, ठीक है ना। तो ये जो उग्रवादी हैं ये असम से संबंधित हैं। तो उल्फा उग्रवादी जो इसका नाम पूरा नाम है कि यूनाइटेड, यू से हो गया यूनाइटेड, L से हो गया लिबरेशन, F से हो गया फ्रंट और A से हो गया असम, ठीक है ना। पूरा नाम फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस संगठन का जो उद्देश्य था, मतलब ये जो संगठन बना था इसका जो उद्देश्य था कि सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम की स्थापना करना। और इसके जो संस्थापक थे परेल बरुआ, ठीक है ना। परेल बरुआ ने इसकी स्थापना जो की थी 1979 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? उल्फा की। कहाँ पे? असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि पीपुल वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ से था? पीपुल वार, ठीक है ना, पीपुल वार ग्रुप ये पूरा नाम था, पीपुल वार ग्रुप। ये जो संगठन था इसका जो सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। पीपुल वार ग्रुप, जिसका PW हम G भी बोलते हैं, पीपुल्स वार ग्रुप नामक जो आतंकी संगठन था इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 अप्रैल को। कब हुई थी? 22 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? आंध्र प्रदेश में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? कोंडापाली सीतारमैया, ठीक है ना, कोंडापाली सीतारमैया, ठीक है ना। इसकी स्थापना किए थे 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य संबंधित हैं? चलिए, एक कावेरी नदी है दक्षिण भारत में, तो उसका विवाद चलता है कई राज्यों के बीच में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये राज्य हमेशा पूछा जाता है। और कि कौन कौन से राज्य में ये जो नदी है बहती है, तो जाहिर सी बात है जिस जिस राज्य में बहती होगी उसी राज्य से इनका विवाद होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, ठीक है ना। इनके बीच में इनका जो है विवाद है। और ये विवाद बहुत पुराना है और हमेशा चला आ रहा, अभी भी चला आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है?
भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कहने का सेंस है कि जो भारत का संविधान है वो कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है एकल नागरिकता। ठीक है ना, कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता ये प्रदान करता है। तो भारत में एकल यानी एकहरी नागरिकता, यानी पूरे भारत में हम जो नागरिकता लेते हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी भारत का राज्य हो, हर जगह हमारी एक ही नागरिकता होगी, यानी हम पूरे भारत के एक नागरिक होंगे। और अमेरिका में क्या चलती है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। जैसे वहाँ राज्य की एक नागरिकता होगी, फिर राज्य के बाहर आप जाएंगे तो दूसरी नागरिकता होगी, तब दूसरे राज्य में आप जा पाएंगे। ठीक है ना। तो जो नागरिकता की बात करता है हमारे यहाँ, तो संविधान के भाग 2 में, कहाँ पे? भाग 2 में बात करता है। और अनुच्छेद की हम अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसका वर्णन है। ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। किस भाग में? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में, स्टेट की अलग और सेंट्रल की अलग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से किसको संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान है? किसको प्रदान है ये पूछता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। है क्या कि अनुच्छेद जो 13 है हमारा, क्या है? अनुच्छेद 13 ये मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 13, यानी पुनर्विलोकन की जो मामला है, तो ये न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि न्यायालय क्या कर सकते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर से पुनर्विचार कर सकते हैं। और यह शक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रदान है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत, फिर से लिख दे रहा हूँ उसको, अनुच्छेद 32 के तहत किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है ना। और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 जो है हाई कोर्ट को प्रदान है। ठीक है ना। किस चीज़ के लिए? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो जो सुप्रीम कोर्ट को प्रदान है अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट को प्रदान है 226 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया कि मौलिक अधिकार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाद योग्य है, यानी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जैसे एक मामला था, और मामला ये है कि जो भारतीय संविधान में जो सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए 2 चीज़ें बनाई गई, एक तो है वाद योग्य और दूसरा है अवाद योग्य। ठीक है ना। तो जो मौलिक अधिकार है इसको वाद योग्य, इसको हम डिस्कशन कर सकते हैं, जो लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है हमारा, ठीक है ना, वो अवाद योग्य है, वो अवाद योग्य है। इसको हम मतलब क्या कर सकते हैं? इस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, और मौलिक अधिकार पे हम कर सकते हैं, ये वाद योग्य है। ठीक है। ये बार बार पूछता भी है कि मौलिक अधिकार क्या है, तो अवाद योग्य नहीं, वाद योग्य है। और जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो अवाद योग्य है। ये दोनों चीज़ों का डिफरेंट जरूर समझ लीजिएगा, हमेशा पूछता है हम। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 की मैं बात करता हूँ, मौलिक अधिकार किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो निलंबन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद कौन कौन से के तहत है? तो अनुच्छेद 358 और 359, ठीक है ना, में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। जो ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको निलंबन की प्रक्रिया है, इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 358 और 359 में वर्णित है। तो ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद भी पूछता है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 358 और 59 में। चलिए 9th की हम बात करते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्या है भैया
कि इसका जो वर्णन है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, ठीक है ना, 14 वर्ष की आयु से कम के जो बच्चे हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको कारखानों में, कल कारखानों में काम पे नहीं लगाया जा सकता, इनसे कोई भी काम नहीं लिया जा सकता। कोई भी काम का मतलब इनसे मजदूरी वाला काम नहीं लिया जा सकता जिससे पैसा अर्न होता है, ठीक है ना। तो इनसे कोई भी मजदूरी आप कारखानों में या फिर कहीं भी आप इनसे नहीं करा सकते जो भी 14 वर्ष से कम है, क्योंकि वो क्या होता है, बच्चों के शोषण से संबंधित होता है। और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 24 में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, ठीक है ना। 10 की हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत। छुआछूत, देखिए छुआछूत शब्द आया, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। छुआछूत हो गया या अस्पृश्यता का अंत हो गया, ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं, लेकिन इसको जो पुटअप करने का मेरा मतलब था या सेंस था कि ये जो छुआछूत शब्द आया इसको भी आप जानें, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन भी पूछता है। और मैं आपको बता दूं कि जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, ये जो छुआछूत शब्द है ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, जैसे कि यूपीपीसीएस प्री 2004 मतलब 1994 में पूछा गया है, उत्तराखंड के यूडीए एलडीए में पूछा गया है 2007 में, उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में पूछा गया है, यूपी मेंस 2015 में पूछा गया। मतलब देख सकते हैं कि आप कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि कहीं कहीं आपको छुआछूत शब्द भी मिलेगा, सॉरी अस्पृश्यता का अंत भी पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम वो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी अस्पृश्यता का अंत जो वर्ड है आया है। हालांकि मैं पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे जो वर्णन किया था वो अस्पृश्यता का अंत किया था। तो ये जो छुआछूत शब्द आया है इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, देखिए 11 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा भैया, अनुच्छेद 21। ये विदेश यात्रा को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना। ये मामला आया था एक बार की, जो है शतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली का मामला था, AIR 1967, ठीक है ना, AIR 1967, जिसको हम बोलते हैं यशवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, ठीक है ना। तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978। मेनका गांधी वाले को क्या बोलते हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 के मामलों में यह निर्धारित किया गया कि जो अनुच्छेद 21 हमारा, ये जो है अनुच्छेद 21 में क्या कर सकते, दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली से क्या किया गया, संरक्षण अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार है। विदेश भ्रमण भी शामिल है इसमें, ठीक है ना। किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत कहीं पे भी आप जा सकते हैं, और इसमें विदेश यात्रा भ्रमण भी शामिल हैं। और इसमें 2 मामलों में ये निर्णय दिया गया। कौन सा मामला था, यशवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली, जिसको हम बोलते हैं AIR 1967, और दूसरा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978। 2 मामलों में निर्धारित किया गया था, ठीक है ना, और अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, ठीक है ना। 12 की हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए सेम चीज़ है, लेकिन इसमें कई मैटर हैं। जो अनुच्छेद 21 है, इसका सही आंसर अनुच्छेद 21 है, ठीक है ना। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में एक विदेश यात्रा की भी बात करता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। उसमें 2 मामला आया था कि यशवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली, जिसको हम बोलते हैं AIR 1967। दूसरा मामला आया था कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978। दोनों मामलों में ये निर्धारित किया गया था कि आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं जिसमें विदेश यात्रा। अब दूसरी चीज़ देखिए, अनुच्छेद 21 में ही यह भी वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, अनुच्छेद 21, ठीक है ना। यानी कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकता है, और इसको जो अधिकार मिला है वो अनुच्छेद 21 के तहत मिला है, ठीक है ना। मान लीजिए अभी जैसे लव मैरिज की बात करते हैं,
तो ये हमारा राइट्स है कि हम किसी भी महिला से किसी जो भी है हम पसंद कर सकते, मतलब शादी कर सकते हैं, बस वो बालिग हो, नाबालिग ना हो। और वो राइट्स हमें देता है अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए ये रहा इसका हमारा पॉलिटी का। नेक्स्ट सेशन फिर पॉलिटी का आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पे जाएंगे GS.Educare के नाम से सर्च करेंगे, मेरा चैनल आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।